हेलो दोस्तों, आज से पहले सौरभ ने मुझे सिर्फ प्यार से हक किया था और मेरे माथे पर किस किया था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा मैंने उसे आगे बढ़ने ही नहीं दिया था। लेकिन जब से मैंने उन पिक्स को देखा था तभी से मेरे अंदर तो जैसे ज्वार भाटा चल रहा था। अब मेरा मन कर रहा था कि सौरभ आज मेरे साथ वह सब करें जो मैंने उन पिक्स के अंदर देखा था। इसलिए आज मैं सौरभ को एक रेस्टोरेंट में लेकर गई थी। इस बार हम दोनों कुछ ज्यादा ही खुल चुके थे। फिर वहीं पर हम दोनों शुरू हो गए और वह सब कर डाला जो मैंने उन पिक्स में देखा था। मैं पूरी तरह से खुश हो चुकी थी, लेकिन शायद सौरभ अब भी शांत नहीं हो पाया था। वह बार बार मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता और मुझे अपनी ओर खींचता। मुझे समझ में आ गया था कि अभी सौरभ का नहीं हुई है, लेकिन मैं अब कुछ भी नहीं करना चाहती थी। सौरभ ने मेरा सिर पकड़कर झुका देने की कोशिश की, लेकिन मैंने बहाने से कहा, नहीं अब नहीं, वेटर फिर से आ जाएगा। शायद मैं खुद गर्ज हो चुकी थी, क्योंकि मेरा मतलब तो पूरा हो चुका था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं खुद को मतलब ही नहीं मान सकती, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब आपका काम पूरा हो जाए तो बाकी सब कुछ बेकार और फिजूल लगने लगता है। शायद मेरी भी यही स्थिति थी। वह बार बार जिद पकड़कर मन्नतें करने लगा। मुझे लगा कि मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती, तो आखिरकार हार मानते हुए, ना चाहते हुए भी मैंने अपना सिर झुका दिया। अब सौरभ एक अनोखे सुख का अनुभव कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी और वह धीरे धीरे हिलते हुए आनंदित हो रहा था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी रोमांचक कहानी में। उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। 20 की उम्र तक आते आते मेरे भी कदम बहक गए थे। अब मेरा भी एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम सौरभ था। तब तक मैंने उसे सिर्फ एक सिंपल हग और माथे पर किस करने की इजाजत दी थी और सौरभ ने भी कुछ नहीं किया था। मेरे पिता पुराने ख्यालों के थे और बहुत सख्त मिजाज के थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है लोग अपने बच्चों के हिसाब से बदल जाते हैं। मुझे यह उम्मीद थी कि शादी से पहले मैं कुछ कर लूं और खुद को साबित कर सकूं, लेकिन मेरे पिता को यह पसंद नहीं था कि उनकी बेटियां नौकरी करें। वे मेरी शादी के बारे में सोच रहे थे, जबकि मेरी दीदी भी 23 साल की ही थी और उनकी शादी कर दी गई थी। फिर भी मेरी जिद थी कि मैं नौकरी करूंगी। आखिरकार मेरे पिता को मेरी जिद के आगे झुकना पड़ा और मुझे एक प्राइवेट कंपनी में कंप्यूटर डेटा एनालिस्ट की नौकरी मिल गई। मेरा ऑफिस अच्छा था और घर से ज्यादा दूर भी नहीं था। मैं सुबह 10:30 बजे घर से निकलकर पैदल ही ऑफिस पहुंच जाती थी और शाम को 7 बजे ऑफिस से निकलकर वापस घर आ जाती थी। मुझे इस नौकरी में 3 महीने हो चुके थे और मैं अपने काम में बहुत मजा ले रही थी। उस वक्त मुझे 5,000 महीना मिलता था, जो आज के जमाने में तो कुछ नहीं लगता, लेकिन तब यह एक बड़ी रकम थी। मैं अपनी मर्जी से उन पैसों को खर्च करती थी। अपने पैसों से मैंने माँ को एक साड़ी और पापा को एक ब्रांडेड शर्ट गिफ्ट किया था। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी। पिछले कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया कि 2 लड़के मुझे ऑफिस आते और जाते समय घूरते रहते थे, लेकिन मैं उन्हें नजरअंदाज करती थी। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि जब से मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था तब से मुझे इस तरह के अनुभव होते रहे थे। ऑफिस में भी कई लोग मुझसे दोस्ती करने या प्रपोज करने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन मेरा स्वभाव बहुत शांत था, जिससे किसी को भी यह आभास नहीं होता था कि मैं किसी से ज्यादा करीब आ सकती हूँ। मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए पूरी तरह से कमिटेड थी और बस उसी से बातें करती थी। हमने अभी तक अपनी सीमाएं नहीं पार की थीं। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौट रही थी तो मैंने देखा कि वे दोनों लड़के किसी आदमी को पीट रहे थे और वहां भीड़ जमा थी। घर लौटने पर रात को पापा ने मुझे बताया कि वे दोनों सड़क बनाने वाले ठेकेदार हैं। एक तो पहले ही मैंने उनके बारे में बुरा सोचा था और अब यह सुनने और देखने के बाद मेरे मन में उनके लिए नफरत और डर दोनों आ गए थे। अगले दिन जब मैं ऑफिस जा रही थी तो वही दोनों लड़के फिर से एक चाय के ठेले पर खड़े थे और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अचानक मेरी नजर उन पर पड़ी और जैसे ही हमारी नजरें मिली वे मुस्कुरा दिए। मुझे उनसे और भी गुस्सा आया और मैं बुरा सा मुंह बनाते हुए आगे बढ़ गई। शाम को जब मैं वापस घर आ रही थी तो उनमें
से एक लड़का मेरे घर के पास जाने वाली गली के कोने पर खड़ा था। मेरा घर मेन रोड से अंदर एक गली में था जो लगभग 200 से 250 मीटर अंदर था। मुझे अचानक एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी और मन में डर समा गया। सोचने लगी कि अगर उसने रास्ता रोक लिया या फिर मुझे पकड़ लिया या बदतमीजी की तो क्या होगा। फिर मैंने खुद को हिम्मत देते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। मैं उसके पास से निकली लेकिन उसने कुछ नहीं किया। जैसे ही मैं अपने घर के पास पहुंची, मेरी जान में जान आई। रात को उन लड़कों के बारे में सोचते हुए मुझे ऐसा लगा कि वह लड़का ठीक दिखता था, फिर भी मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वह मेरे पीछे क्यों पड़ा है। वह ठेकेदार है तो शायद शरीफ तो नहीं होगा। मन में यही सोचते हुए मैं चिंतित हो रही थी कि अगर ऐसा हुआ तो पापा मुझे घर से बाहर नहीं जाने देंगे और मेरी नौकरी भी छूट सकती थी। मैं बहुत देर तक सोचती रही और यह ठान लिया कि अगर उन लड़कों ने कभी कुछ भी कहा या बदतमीजी की तो मैं उन्हें साफ मना कर दूंगी और जोर से डांट दूंगी। अगले दिन जब मैं घर से बाहर निकली तो देखा कि रोड पर पुलिस की वैन खड़ी थी। वह दोनों लड़के पुलिस वालों के साथ वैन में बैठे हुए थे और हंसे हंस कर बातें कर रहे थे। सभी मस्ती में चाय पी रहे थे और दोनों मुझे जाते हुए देख रहे थे। मैंने उन्हें नजरअंदाज करते हुए ऑफिस की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक पीछे से जोर की हंसी सुनाई दी तो मुझे लगा कि यह हंसी शायद मेरे बारे में ही है। इस पर मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और अब यह गुस्सा उन पुलिस वालों पर था। वे इन लड़कों के साथ ऐसे बातें कर रहे थे जैसे वे एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हों। वे मारपीट करते हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं, इन्हें पकड़ो और जेल में डालो, लेकिन वहीं खड़े होकर उनके साथ गप्पे लड़ाते हैं। दोपहर में मैं अपने बॉयफ्रेंड सौरभ से मिली। लंच टाइम था तो मैंने उसी के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच किया। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि क्या सौरभ को यह बात बताऊं या नहीं, और आज आखिरकार मैंने उसे पूरी बात बता दी। सौरभ उन लड़कों को जानता था और मुझे समझाते हुए बोला, दूर रहना इनसे, इनका काम ही यही है, मारपीट करना, लोगों को डराना धमकाना। अब इनके ऊपर एक लोकल नेता का हाथ पड़ गया है तो ये ठेकेदार बन गए हैं, इसी गुंडई के दम पर पैसा कमाते हैं, जेल भी जा चुके हैं, लेकिन इनसे क्या फर्क पड़ता है। मेरे अंदर डर और भी बढ़ गया था। शाम को फिर वही हुआ। मेरे घर आते वक्त वह लड़का आज फिर वही कोने में खड़ा था। शाम का वक्त था और आसपास कोई नहीं था। वैसे भी यह इलाका नया था और डेवलप हो रहा था तो लोग कम ही रहते थे। आज मैं सिर्फ बेचैन नहीं थी बल्कि बहुत ज्यादा डर भी महसूस कर रही थी। सौरभ की बातें अब मुझे याद आ रही थीं। ऐसे लड़कों का क्या भरोसा है, ये कब क्या कर दें, इन्हें किसी चीज का डर नहीं होता। पुलिस और नेता इनके साथ हैं। हे भगवान, मैं मन ही मन खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी और आगे बढ़ती जा रही थी। अब तो मुझे और भी डर लगने लगा था। एक तो आसपास कोई नहीं था और ऊपर से ये कोई मामूली लड़के नहीं थे। जैसे ही मैं उसके पास से गुजर रही थी वह लड़का धीरे से बोला, तुम बहुत सुंदर हो निधि। मेरा तो मन हुआ कि उसे एक जोर का थप्पड़ मार दूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। बस चुपचाप बिना कुछ कहे मैं सीधा अपने घर आ गई। घर पहुंचने के बाद मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने चुपचाप उसकी बात कैसे सुन ली। अब तो इन लड़कों की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं फिर से उसी लड़के के बारे में सोच रही थी। एक बार मुझे मन हुआ कि मैं अपनी माँ को सब कुछ बता दूं, लेकिन यह सोचते हुए कि अगर मैंने माँ पापा को बताया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी और मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाता। फिर शादी की बात भी शुरू हो जाती। इन सब विचारों में खोकर मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो देखा कि दोनों लड़के सड़क पर खड़े थे और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरी उनसे नजरें मिल गईं और न जाने कैसे अचानक मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। मैंने जल्दी से अपनी मुस्कान को छुपाने की कोशिश की और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन वह दोनों मेरी मुस्कान को देख रहे थे जो मेरे होठों पर खेल रही थी। ऑफिस पहुँचने पर मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैंने सोच लिया कि अगर आज वह लड़के फिर वहाँ दिखे तो मैं उन्हें तुरंत रोककर साफ साफ कह दूंगी कि वह मेरा पीछा न करें। शाम को जब मैं घर लौट रही थी तो देखा कि वहाँ दोनों लड़के कहीं नहीं थे। मैं थोड़ी राहत महसूस करने लगी। जैसे ही मैं गली में मुड़ी, एक 7-8 साल की लड़की दौड़ते हुए मेरे पास आई और मुझे एक लिफाफा देते हुए बोली, दीदी यह लो, आपके लिए जीजा जी ने दिया है। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह लड़की लिफाफा देकर भाग गई। मैंने उसे आवाज दी लेकिन वह
सुनकर भाग चुकी थी। अब मैं सोच रही थी कि लिफाफे का क्या करूं। तभी मेरी माँ घर का गेट खोलते हुए नजर आई। मैंने तुरंत लिफाफा अपने पर्स में रख लिया। माँ बाजार से सब्जी लेने जा रही थी और मैं घर में आई, गेट अंदर से बंद कर लिया। पापा अभी ऑफिस से आए नहीं थे तो मैंने तुरंत कमरे में जाकर पर्स से लिफाफा निकाला। मुझे लगा कि उस लिफाफे में उन लड़कों का लव लेटर होगा और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे डर भी लग रहा था। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उन लड़कों को देखकर मैंने क्यों हंसी थी। मैं ऐसी लड़की नहीं थी और अपने बॉयफ्रेंड के लिए पूरी तरह से कमिटेड थी। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने लिफाफा लिया ही क्यों, और अगर लिया तो उसे वहीं पर क्यों नहीं फेंक दिया। मुझे उस लड़की की बात याद आ गई। दीदी, यह आपके लिए जीजा जी ने दिया है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन साथ ही मुझे हंसी भी आ रही थी कि दीदी के साथ जीजा जी भी बन गए। मैं अभी भी बस यही सोच रही थी कि लेटर पढ़ लूंगी और माँ के आने से पहले उसे फाड़ कर फेंक दूंगी। लिफाफे के ऊपर स्टेपलर पिन लगे हुए थे जिन्हें मैंने खोलने की कोशिश की। लिफाफे से गुलाब की खुशबू बाहर आ रही थी। वैसे तो मैं लिफाफा खोलती नहीं, लेकिन क्योंकि माँ घर पर नहीं थी इसलिए मेरे पास थोड़ा समय था और मेरी हिम्मत भी बनी हुई थी। मैंने लिफाफे का पिन हटाकर उसे बेड पर रख लिया। लिफाफा खोलते ही मेरी नाक में गुलाब की खुशबू भर गई। लिफाफे के अंदर एक पेपर झांक रहा था जिसे मैंने जल्दी से बाहर निकाला और लिफाफे को बेड पर रखा। लेकिन मुझे लिफाफे में कुछ और होने का एहसास हुआ तो मैंने उसे उल्टा कर दिया। अंदर से 10 पोस्ट कार्ड साइज की तस्वीरें और गुलाब की पंखुड़ियां मेरे हाथों और जमीन पर गिर पड़ी। मेरी नजरें उन तस्वीरों पर पड़ी और पहला फोटो देखकर मेरा दिमाग घूम गया। मेरा बदन झंझना उठा और मेरी रूह कांप गई। मुझे लगा था कि यह कोई लव लेटर होगा, लेकिन यह कुछ और ही निकला। ये तस्वीरें ऐसी थीं जिन्हें देखकर मेरी रूह कांप उठी। एक तस्वीर में एक लड़की अजीब सी स्थिति में दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी भावना थी जिससे मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने जल्दी जल्दी बाकी तस्वीरें देखनी शुरू की और बाकी तस्वीरें भी उसी तरह की थीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था और मुझे उन लड़कों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन साथ ही मेरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस हो रही थी। मैंने कभी इस तरह की तस्वीरें नहीं देखी थीं। मेरी एक सहेली स्कूल में ऐसी ही तस्वीरों वाली एक किताब लाई थी, लेकिन मैंने उसे गंदा कहकर डांट दिया था। बाद में मुझे उन तस्वीरों को देखने का मन हुआ था, लेकिन मैंने नहीं देखी। अब भी मुझे उन तस्वीरों को देखने का मन हो रहा था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं माँ आने वाली न हो। मैंने लिफाफा और तस्वीरों को अपनी अलमारी में कपड़ों के बीच छुपा दिया और पिन, लिफाफा और गुलाब की पंखुड़ियों को समेटकर घर के पीछे के खुले मैदान में फेंक दिया। माँ अभी तक घर नहीं आई थी, इसलिए मैं वापस अपने कमरे में आई और ऑफिस के कपड़े बदलकर घर में पहनने वाले टॉप और ट्राउजर पहन लिए। फिर मैंने अलमारी खोली और तस्वीरों और पत्र को हाथ में लेकर देखने लगी। सबसे ऊपर जो तस्वीर थी उसे देखकर तो जैसे मेरे होश उड़ गए। उसमें लड़कों और लड़कियों की अश्लील तस्वीरें थीं। सब आपत्तिजनक अवस्था में थे। उन तस्वीरों को मैंने देखा जिनमें एक लड़की नीचे बैठी हुई थी और उसका चेहरा सामने खड़े लड़के की ओर था। आप समझ सकते हैं कि उस स्थिति में क्या हो रहा होगा। फिर मैंने एक और तस्वीर देखी जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे। लड़के की कमर की दिशा में लड़की का मुंह था और लड़की की कमर के ऊपर लड़के का मुंह था। आप यह भी जानते हैं कि यह कौन सी पोजीशन है। शायद आप लोगों में से किसी ने यह पोजीशन का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन मेरे लिए यह सब देखना एक बिल्कुल नई बात थी। दो जवान शरीरों के बीच क्या होता है, यह सब मुझे पहली बार समझ में आ रहा था। यह बात तो मुझे पहले से ही मालूम थी, लेकिन तब तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। यह सब देखकर मैं खुद को संभाल नहीं पाई। मेरी सांसें तेज हो गई थी और मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। मेरे हाथ खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ने लगे। आप तो जानते ही हैं कि जब कोई लड़का या लड़की अकेला होता है तो उनके हाथों से बिना सोचे समझे कुछ न कुछ हरकतें हो ही जाती हैं। मैं सब कुछ भूल चुकी थी और यह मेरे लिए पहला सुखद एहसास था। कुछ देर की जोरदार हलचल के बाद मैं थककर शांत होकर निढाल हो गई।
तब तक मैंने सारी तस्वीरें देख डाली थीं। उन तस्वीरों के साथ एक पत्र भी था जिसे खोलकर मैंने पढ़ना शुरू किया। डियर निधि, डार्लिंग, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा कसा हुआ बदन फंसे हुए कपड़ों में बहुत आकर्षक लगता है। तुम्हारी चाल इतनी मस्त लगती है कि तुम्हें देखते ही मेरा मन करता है तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं और फिर यह करूं वह करूं, ऐसे करूं वैसे करूं और भी ना जाने क्या क्या। मतलब वह मेरे साथ वह सब कुछ करना चाहता था जो आप अभी सोच रहे हैं। इस पत्र में जो भी लिखा था उससे उस लड़के की मुझे पाने की तड़प साफ साफ नजर आ रही थी। मैं पत्र पढ़ते पढ़ते फिर से हिलने लगी थी कि तभी मुझे दरवाजे पर एक आहट सुनाई दी। जल्दी से मैंने वह पत्र और तस्वीरें अलमारी में अपने कपड़ों के बीच छुपा दी और अपने ट्राउजर को ऊपर करते हुए दौड़कर बाहर आई। मेरी माँ बाजार से सब्जी लेकर आ चुकी थी। मैं वापस अपने कमरे में चली गई, लेकिन अभी मुझे वह पत्र पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मेरा मन कर रहा था कि कब जल्दी से रात हो और मैं उस चिट्ठी को पूरी पढूं। मुझे उन दोनों लड़कों पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह की तस्वीरें भेजने की, और पत्र में जो बातें लिखी थी वह तो बिल्कुल ही असहनीय थी। मैं पहली बार इस तरह के गंदे शब्दों को लिख हुआ पढ़ रही थी। उस पत्र में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया था वे मेरे ही शरीर के अंग थे, जिन्हें हर लड़की सिर्फ अपने होने वाले पति के लिए ही बचाकर रखती है। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। जल्दी से भागकर मैं बाथरूम में गई। देखा कि मेरे ट्राउजर के अंदर कोई सफेद दाग लग गया था और वह गीला भी हो गया था। मेरी आंखों के सामने वह सारी तस्वीरें और दिमाग के अंदर वह पत्र में लिखे शब्द बार बार घूमने लगे थे। मैं उन तस्वीरों और शब्दों की कल्पना करके फिर से अपने आपे से बाहर होने लगी थी, लेकिन मुझे यह भी पता था कि यह वक्त सही नहीं है, इसलिए मैं तुरंत बाथरूम से बाहर आ गई। तब तक मेरे पापा भी घर आ चुके थे और मैं रोज की तरह नॉर्मल होकर सबसे बातें करने और टीवी देखने में बिजी हो गई। मैं चाहती थी कि जल्दी से रात हो जाए और मैं अपने कमरे में जाकर वह पत्र पूरा पढ़ लूं और फिर उसे टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक दूं। मेरे मन में यह डर समाया हुआ था कि अगर कहीं यह पत्र पापा या मम्मी के हाथ लग गया तो ना जाने क्या हो जाएगा। उस दिन मैं जल्दी ही सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। मैं कमरे का दरवाजा कभी अंदर से बंद नहीं करती थी, दरवाजा बस सटा हुआ ही छोड़ देती थी। लेकिन उस रात की बात कुछ और थी, इसलिए मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और मम्मी पापा के सो जाने का इंतजार कर रही थी। वे अभी भी जाग रहे थे, तो मैंने जल्दी से अलमारी खोली और वहाँ से तस्वीरें और पत्र निकालकर तकिए के नीचे छुपा दिए। मैं सोच रही थी कि अगर अलमारी रात के सन्नाटे में खोली होती तो शायद आवाज होती और मम्मी पापा जाग जाते। फिर वे सोचते कि इतनी रात को अलमारी क्यों खोली जा रही है। हालांकि उनका कमरा अलग था और अलमारी खोलना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ गड़बड़ हो सकती है। मन में डर था क्योंकि जो कुछ भी मैं कर रही थी वह सही नहीं था और मुझे लगा कि कहीं मम्मी पापा कुछ समझ न लें। मैं बिस्तर पर लेटी थी और मेरा मन बहुत कुछ सोच रहा था। मुझे उन लड़कों पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन साथ ही हंसी भी आ रही थी क्योंकि यह पहला मौका था जब मुझे कोई पत्र मिला था, और वह भी इतना अजीब, जिसमें प्रेम का कोई उल्लेख नहीं था बल्कि सीधे सीधे काम की बातें हो रही थीं। कुछ देर बाद जब मम्मी पापा सो गए तो मैंने बाथरूम जाने के बहाने सब कुछ चेक किया कि कहीं वे जाग तो नहीं रहे। फिर मैंने कमरे में आकर धीरे से दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। कमरे की लाइट जलाई और फिर से वह सब कुछ करने लगी जो मैं करना चाहती थी। तस्वीरों को देखकर अपनी हरकतें करने लगी। मेरी सांसें तेज हो गयीं और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कुछ अजीब हो रहा हो, जैसे एक बाढ़ आ गई हो, जैसे कोई नदी अपनी सीमाएं तोड़कर बाहर निकल रही हो, जैसे सुनामी आ गई हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अब मुझे सिर्फ अपनी तेज धड़कन और सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी जो रात के गहरे सन्नाटे को चीर रही थी। मैंने फिर से वह पत्र पढ़ना शुरू किया और तुम यकीन मानो कि इसमें लिखा था कि मुझे इस खेल में बहुत मजा आएगा। जो तस्वीरें भेजी गई थी उनमें मुझे उन लड़कियों को देखना था जो खुश थी और बहुत मजे ले रही थीं। मेरी जान, इसमें घबराने या शर्माने जैसी कोई बात नहीं है। यह तो प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जिसका हमें पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। जब यह जवानी चली जाएगी तो कभी वापस नहीं आएगी। यही समय है मस्ती करने का और हमें
इस पल को पूरी तरह से जी लेना चाहिए। तुम ऊपर वाले का भेजा हुआ एक खूबसूरत तोहफा हो। मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार हम इस कुदरत के हसीन तोहफे का पूरा लुत्फ उठाना चाहते हैं। तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। अपनी जवानी को यूं ही व्यर्थ मत जाने दो। तुम्हारे हुस्न का दीदार करने के लिए मैं बेताब हूँ। यह पत्र पढ़ते पढ़ते मेरे तन में फिर से झुरझुरी दौड़ गई और वह नदी फिर से अपने उफान पर पहुंच गई। मैं सोचने लगी कि अगर इस लड़के के पत्र ने मेरी स्थिति ऐसी बना दी, तो अगर वह सचमुच आ गया तो मेरी क्या हालत होगी। अब मुझे समझ में आ गया कि मैंने जो तस्वीर देखी थी उसमें एक लड़की के चेहरे पर सफेद लिक्विड लगा हुआ था। दरअसल वह क्या था, यह वह लड़की टेस्ट कर रही थी। मैं फिर से उन तस्वीरों को देखने लगी और जैसे जैसे मैं पिक्स देख रही थी, वैसे वैसे मेरे दिमाग में उस लेटर में लिखी बातें भी घूमने लगीं। मैंने उन लड़कियों को पहचानने की कोशिश की कि शायद मैंने इन्हें किसी मूवी या टीवी सीरियल में देखा हो, लेकिन मैं किसी को भी पहचान नहीं पाई और उन पिक्स में जो लड़के थे उनके चेहरे भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे फोटो में 2 अलग अलग लड़कियां और 2 अलग अलग शादीशुदा महिलाएं दिखाई दीं। अब मैं ध्यान से उनके शरीर और हरकतों को देख रही थी और उनका मुकाबला अपने आप से करने लगी। वे चारों बहुत खूबसूरत और गोरे चेहरे वाली, साथ ही कसे हुए जिस्म वाली थीं। मैंने उनके शरीर के हर अंग को बारीकी से देखा तो मुझे लगा कि मैं भी उन चारों से किसी भी मामले में कम तो नहीं हूँ। लेकिन जब मुझे उनकी हरकतों का ख्याल आया तो मैंने सोचा मैं इनकी तरह नहीं हूँ। मैं एक अच्छे और शरीफ घर की लड़की हूँ। मैंने अब यह सब रख दिया और उन लड़कों के बारे में सोचने लगी कि वह लड़के कैसे हैं जो इतनी लड़कियों के साथ यह सब कर रहे हैं। उन लड़कों को और किसी चीज से कोई मतलब नहीं, बस एक ही चीज करना है और बस काम खत्म। तभी तो सीधा सीधा लेटर में ऐसी अश्लील बातें कर रहे हैं। प्यार मोहब्बत की कोई बात नहीं थी, बस सीधा मुद्दा था। अब मुझे शक होने लगा था कि इन तस्वीरों में जो लड़के थे उनके चेहरे नहीं दिखाए गए थे, तो शायद ये वही लड़के हों जिन्होंने मुझे वह लेटर भेजा था। मुझे फिर उन लड़कियों पर गुस्सा आने लगा था कि ये क्यों ऐसा गंदा काम कर रही हैं और साथ ही मस्ती में पिक्स भी खिंचवा रही हैं। अगर ये तस्वीरें किसी उनके घर वाले ने देख ली तो इनकी इज्जत कैसे बच पाएगी। फिर मुझे ये भी ख्याल आया कि शायद ये लड़कियां ऐसी ही होंगी और कई और लड़कों के साथ भी ऐसा ही करती होंगी। मेरे दिमाग में उस पत्र में लिखी सारी बातें फिर से घूमने लगी। यही उम्र है मस्ती करने की और जवानी फिर कभी वापस नहीं आती। मैं खुद के बारे में सोचने लगी कि ये लोग कितने लोग साथ मिलकर मस्ती कर रहे हैं और मैं हूँ जो खुद को भी नहीं छूने देती। सौरभ को भी कुछ नहीं करने दिया, लेकिन शादी के बाद तो ये सब करना ही है। मेरी दीदी भी तो जीजा जी के साथ ये सब करती होगी, लेकिन शादी में तो अभी काफी वक्त है। मैंने मन ही मन कुछ सोच लिया और मुस्कुराते हुए फिर से उन तस्वीरों को देखने लगी। अब मुझे यह सब असलियत में देखना था और मैं फिर से बेकाबू हो रही थी। मेरी स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं पूरी तरह से भावनाओं से अभिभूत हो गई और चादर को भिगोते हुए बेड पर लेटी रही। फिर जैसे ही मैं सो गई, अचानक सुबह मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि वह पत्र और तस्वीरें बेड पर वैसे ही पड़ी हुई थीं। मैं जल्दी जल्दी उठी और अपने कपड़े पहनने लगी। रात में जो कुछ भी सोचा था अब उन पर फिर से विचार करने लगी। मेरा मन उन विचारों में उलझा हुआ था। अंततः मैंने वह पत्र और तस्वीरें संभाल कर अलमारी में रख दी। अब मैं पूरी तरह से निश्चिंत थी कि मुझे क्या करना है। कमरे से बाहर निकलते हुए मैंने बाथरूम की ओर रुख किया। उस दिन मैंने अच्छे से तैयार होने का मन बनाया था। बालों में शैम्पू लगाकर नहाया और शरीर के अनचाहे बाल भी साफ कर दिए थे। मैं पहले भी ऐसा कर चुकी थी। एक लड़की को अपने शरीर की सर सफाई का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इस दिन को मैं और भी खास बनाना चाहती थी। नहाने के बाद मैं अपने कमरे में गई और अच्छे से मेकअप किया। मैंने एक नीली लंग स्कर्ट पहनी और उसके साथ सफेद टॉप पहना। अंदर भी डिजाइनर कपड़े पहने थे। अच्छे से सज धज कर तैयार हो गई और फिर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। मैंने तय कर लिया था कि मैं उन दोनों लड़कों को बिल्कुल भी नहीं देखूंगी और उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करूंगी। अगर उन्होंने प्यार का प्रपोजल भी भेजा होता तब भी मैं उन्हें इग्नोर ही करती, लेकिन यहाँ तक कि उन्होंने जो किया वह किसी की भी सोच से परे था।
फिर भी वह पत्र और पिक्स मैंने संभाल कर रखे थे क्योंकि मैं उन्हें बार बार देखना चाहती थी। पिछले दिन रात को मैंने बहुत मस्ती की थी, लेकिन आज सड़क पर वह दोनों दिखाई नहीं दिए और मैं खुशी खुशी ऑफिस पहुंच गई। मैं उस दिन को खास बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने सेकंड हाफ की छुट्टी ले ली और लंच टाइम में उस रेस्टोरेंट में पहुंच गई जहां मैं सौरभ से मिलती थी। मैंने सौरभ से कहा कि वह उस रेस्टोरेंट में चलें जिसमें केबिन था और जहां हम पहले भी जा चुके थे। उस दिन सौरभ को उम्मीद थी कि शायद उसे फिर से हक करने का मौका मिले। वह पहले वाले हक को भूल नहीं पाया था। हालांकि उस वक्त सौरभ बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। फिर वह शरीफ लड़के की तरह मान गया था। हम दोनों उसी रेस्टोरेंट में आ गए और केबिन में बैठ गए। टेबल के दोनों साइड पर 2 कुर्सियां रखी हुई थी और बीच में एक टेबल था। केबिन का दरवाजा दोनों साइड से थोड़ा बंद था, लेकिन बीच में एक छोटा सा गैप था और पर्दा लगा हुआ था जिससे बाहर से किसी को कुछ नहीं दिखता था। यह रेस्टोरेंट ज्यादातर कपल्स के लिए था और यहाँ की जगह बहुत अच्छी थी। मैं और सौरभ यहाँ पहले भी आ चुके थे, लेकिन हक से ज्यादा कुछ नहीं हुआ था और अब सौरभ यहाँ आना नहीं चाहता था। हम दोनों केबिन में बैठ गए और 2 मिनट बाद वेटर हमारी ऑर्डर लेने के लिए आया। सौरभ ने पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दिया था और वेटर के जाने के बाद भी वह मेनू कार्ड में ही उलझा हुआ था, लेकिन मेरे मन में तो जैसे ज्वार भाटा चल रहा था। मैंने उठकर सौरभ के पास बैठने का निर्णय लिया। मैं उसे देखकर पूछने लगी, अरे ऐसा क्या लिखा हुआ है जो तुम इतने ध्यान से देख रहे हो? मेरे पैर सौरभ के पैरों में छूने लगे थे। सौरभ मुझे आश्चर्यचकित होकर देखने लगा क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। इससे पहले जब सौरभ ने मेरे पास बैठने को कहा था तो मैंने ही मना कर दिया था और यह कहकर कि हमें अभी अलग रहना है उसे टाल दिया था। अब सौरभ खुश हो गया था। उसने मेनू कार्ड एक तरफ रखा और मौका पाकर मुझसे कहा, आई लव यू बेबी, और फिर मेरे माथे को चूम लिया। मैं अपनी आंखें बंद करके इस पल का पूरी तरह से आनंद ले रही थी। इस समय मैं चाहती थी कि सौरभ मुझे रोकने की बजाय कुछ भी करे। मैं उसे किसी भी हद तक जाने देने के लिए तैयार थी। मैंने अपने शरीर का भार उसके ऊपर डाला और उसके गले से लग गई। मेरी आंखें बंद थी और मेरे होंठ आधे खुले थे जो सौरभ के चेहरे के पास थे। सौरभ कुछ भी करने से डर रहा था कि कहीं मैं बुरा ना मान जाऊं। उसने कुछ देर रुककर सोचा, लेकिन फिर वह खुद को रोक नहीं पाया और आगे बढ़ गया। हम दोनों एक दूसरे में खो गए थे और सारी दुनिया को भूल गए थे। इतने में अचानक गेट पर वेटर के आने की आहट सुनाई दी और हम दोनों जल्दी से अपने अपने स्थान पर बैठ गए। मेरी हालत देखकर वेटर ने तुरंत समझ लिया कि क्या हो रहा है। यह उसके लिए रोज की बात थी क्योंकि वह अक्सर ऐसे कपल्स को देखता था। वेटर की नजर मेरे ऊपर पड़ी तो मैंने जल्दी से अपना टॉप ठीक किया। मेरी लिपस्टिक हट चुकी थी और सौरभ के होंठ अब थोड़े ज्यादा गुलाबी नजर आ रहे थे। वेटर ने चुपचाप हमारा ऑर्डर टेबल पर रखा और बाहर चला गया। सौरभ को लगा कि वेटर गलत समय पर आ गया था। जितना कुछ हो चुका था वह बहुत था। सौरभ को बहुत मजा आया था, लेकिन अब वह नहीं चाहता था कि कुछ और हो। पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक टेबल पर रखे हुए थे, लेकिन आज दोनों में से किसी का भी ध्यान उन पर नहीं था। सौरभ सोच रहा था कि अब वह फिर से शुरुआत कैसे करे और मैं सोच रही थी कि अब सौरभ क्या करेगा। हम दोनों फिर से शुरू हो गए। इस बार हम दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुले थे और फिर वही सब हो गया जो मैंने उन तस्वीरों में देखा था। इस सब के बावजूद मुझे खुश महसूस हो रहा था, लेकिन शायद सौरभ अभी तक शांत नहीं हो पाया था। वह बार बार मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता और मुझे अपनी ओर खींचता। मुझे अब समझ में आ चुका था कि सौरभ अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है, लेकिन मैं अब कुछ नहीं करना चाहती थी। सौरभ ने मेरा सिर पकड़कर झुका देने की कोशिश की, लेकिन मैंने बहाने बनाते हुए कहा, नहीं अब नहीं। वेटर फिर से आ जाएगा। शायद मैं अब मतलबी हो चुकी थी क्योंकि मेरा मतलब तो पूरा हो चुका था, या फिर शायद ऐसा नहीं था। आप मुझे मतलबी नहीं कह सकते क्योंकि यह तो आप भी जानते हैं कि जब आपका काम पहले हो जाए तो सब कुछ बेकार और फिजूल लगने लगता है। शायद यही हालत मेरी भी थी, लेकिन वह बार बार जिद कर रहा था। उसकी मिन्नतों पर मुझे यह महसूस हुआ कि मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। तो हार मानकर
ना चाहते हुए भी मैंने अपना सिर झुका दिया। अब सौरभ एक अजीब से सुख का अनुभव कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे हिलते हुए शांत हो गया। फिर हम दोनों खुश होकर बाहर निकले। सौरभ ने कैश काउंटर पर पेमेंट किया और मैं उसकी बाइक पर बैठकर उसके साथ चल दी। कुछ देर बाद मैं सौरभ के साथ एक फ्लैट पर थी। मैंने सौरभ से पूछा, यह किसका घर है? तब सौरभ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजा खटखटाया। एक लड़के ने दरवाजा खोला। सौरभ ने कहा, यह ले, पैसे लेकर समोसा और कोल्ड ड्रिंक ले आ। उस लड़के ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए नमस्ते भाभी जी कहकर सौरभ की बाइक लेकर चला गया। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। इसका अगला भाग जल्दी लेकर आऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए।